नमस्कार छात्रों। राजनीति विज्ञान के जो यूजीसी नेट का जो दिसंबर साइकिल का एग्जाम हुआ था अभी 6 जनवरी को, उस प्रश्न पत्र के हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम अगले इस पार्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यह आपके लिए समझने में हेल्प करेगा कि यूजीसी का क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, एनटीए किस प्रकार से पेपर बना रहा है और आगामी जून के राजनीति विज्ञान के नेट एग्जाम के लिए हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा एमपी के छात्रों के लिए जो एमपी सेट एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए बढ़ते हैं हम इस क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके 21 मई 1966, 5 जनवरी 1966, 9 जनवरी 1965 और 17 मार्च 1966। तो हम में से बहुत सारे छात्रों को यह जानकारी अवश्य होगी कि उनका जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसका सन कौन सा था, कब गठित किया गया था ये। तो 1966 तो सबको पक्का है कि कंफर्म होगा, लेकिन जो ये आपका डेट पूछ लिया, मंथ पूछ लिया, इससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो हम देख पाते हैं कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका जो राइट आंसर होगा 5 जनवरी 1966। और इसके जो अध्यक्ष थे बीरप्पा मोइली थे, सॉरी बीरप्पा मोइली नहीं, मोरारजी देसाई थे। जबकि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था उसके अध्यक्ष आपके बीरप्पा मोइली थे। और जो आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने अपनी 20 रिपोर्टें बताई थी सुधार करने के लिए। जबकि जो आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है उसमें जो गठन हुआ था 2005 में, और इसके अध्यक्ष थे आपके बीरप्पा मोइली। तो आप इस प्रकार से इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, प्रमुख मानव विकास के संकेतक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि HDI निकाला जाता है, उसके संकेतक किस प्रकार से हैं उसको हम देखेंगे। इसमें आपका है कि ऑप्शन दिए गए हैं, लंबी तथा स्वस्थ जीवन जीना, सभी जानवरों तथा कीटों के लिए समानता प्राप्त करना, मानव सुरक्षा सुनिश्चित करना, अच्छा मनोरंजन सुनिश्चित करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की रक्षा करना। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, इसमें से सही छांटना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, केवल ACE, यानी लंबा तथा स्वस्थ जीवन, मानव सुरक्षा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की रक्षा करना, इस प्रकार का मानव विकास का संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, इसमें आप सही जोड़ी मिलाएं। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि नाफ्टा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान, एंड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो हम जानते हैं भाई कि आसियान 1967 बना था और जो आपका नाफ्टा है ये 1994 का है। इसके अलावा सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 1989 हो जाएगा इसका। एवं जो ऑप्शन डी है
ए हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। इस प्रकार से आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस उत्तर को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। भारत में निम्नलिखित महान्यायवादियों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं उनको अवरोही क्रम में लगाना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अशोक के देसाई, के पाराशरन, नरेन डे, एल एन सिन्हा, ए बी गुप्त। इनका कार्यकाल आपको जब पता होगा तभी आप इसको सही टिक कर पाएंगे। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है अवरोही क्रम में पूछ रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहले आएंगे अशोक के देसाई, फिर पाराशरन, फिर एल एन सिन्हा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए बी गुप्ता, लास्ट में नरेन डे। इनका क्रम है अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर है। देखिए महान्यायवादी क्या होता है? तो महान्यायवादी आपके लिए, जो सरकार के लिए सबसे बड़ा ये सरकार का वकील बोल सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं। और आपके संविधान में अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है। और यह व्यक्ति जो होता है, वर्तमान में जो भारत का एजीआई है वो है एन वेंकट रमणी है। इसके अलावा ये संसद की बहसों में शामिल हो सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता है, ऐसा इसका संवैधानिक प्रावधान है। सलाह दे सकता है सरकार को किसी भी न्यायालयी प्रक्रिया के संबंध में या फिर किसी कोर्ट केस के संबंध में। क्वेश्चन 105। किस विदेशी प्रधानमंत्री ने 4 नवंबर 2017 को अपनी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान इस्तीफा की घोषणा कर दी? ऑप्शन है जॉर्डन, लेबनान, कुवैत और सीरिया। काफ़ी क्या बोलें इसको, अचंभित करने वाला प्रश्न है कि इस क्वेश्चन का सेंस क्या है पूछने का पेपर में, वो भी आप इतना पुराना पूछ रहे हैं। 8-9 साल पुराना क्वेश्चन कोई पूछ रहा है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लेबनान के विदेशी प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान इस्तीफा दे दिया था। वो कोई घटना विशेष बड़ी रही हो, क्या हुआ इसको समझना पड़ेगा। लेकिन एक नेट के स्टूडेंट से आप ऐसी इच्छा कैसे रख सकते हैं कि वो कोई विदेश मंत्री थोड़ी है वो। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर जिन्हें स्वतंत्रता पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता था की पहचान करें? तो इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर जिन्हें स्वतंत्रता पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता था, उनकी पहचान के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा, एच एस गौर, अखिल चंद्र दत्ता, जी जी स्वेल, गोडे मुराहरी। तो इनमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर ए बी सी। इनको डिप्टी स्पीकर थे कहाँ के? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। इन्हें पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता था। सच्चिदानंद सिन्हा को, एच एस गौर को, अखिल चंद्र दत्ता को। क्वेश्चन नंबर 107। ये आपका सीधा नेट से उठाया हुआ प्रश्न पत्र है, इसलिए उसको बार बार मैनेज करना पड़ता है, इसलिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं।
तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको उनके टर्म्स के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर पर इसको सेट करना है। इसमें दिए गए हैं ऑप्शन: बी एन खरे, बी एन कृपाल, एम एच कानिया, एल एम शर्मा, ए एम अहमदी। इनका राइट क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम, ऑप्शन 4, सी डी ई बी ए, यानी एम एच कानिया, फिर हो जाएगा आपका एल एम शर्मा, ए एम अहमदी, बी एन कृपाल, लास्ट में बी एन खरे। इनका क्रम है। वर्तमान में सीजीआई कौन है भारत के? तो जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस है। इसके अलावा हमारे सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 में रखा गया है, एवं अभी जो न्यायाधीशों की संख्या है हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट में 33 है, 33। एवं हमारे जो न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है। इसमें टॉप 5 जजेस अपने सुपर मोस्ट जो सीनियर जज होता है उसको नियुक्त कर देते हैं, इसको कॉलेजियम सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। इसमें क्षेत्रीय संगठन है, उनमें सदस्य देशों की संख्या से सही जोड़ी मिलाना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? इसमें आपका ऑप्शन दिए हैं, आप इसको मैच करें। देखिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल ऑफ यूरोप है, आसियान रीजनल फोरम है, अफ्रीकन यूनियन है। तो सदस्य देश कौन कितने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा, इसमें 10 सदस्य हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप इसमें आपके 47 सदस्य हैं। और ARF आसियान रीजनल फोरम इसमें आपके 27 सदस्य हैं। और अफ्रीकन यूनियन में आपके 54 सदस्य हैं। इस प्रकार आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन है 109। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या क्या है? ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आयोग ने पूछा, एनटीए ने पूछा, तो उसका उत्तर तो टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन है 177, 180, 150, 175। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें 150 प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे कितने देशों की कोई संख्या याद कर सकता है प्रतिनिधि सभा? विचित्र टाइप से पेपर बनाते हैं कभी कभी ये लोग। किस मध्यावधि चुनाव के द्वारा इंदिरा गांधी ने लोकसभा विधानसभा चुनावों को साथ देने की परंपरा को तोड़ा? बहुत ही अच्छा मजेदार प्रश्न है। ये आपके 440। तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा विधानसभा चुनावों को साथ होने देने की परंपरा को तोड़ा था 1971। जबकि लोकसभा के लिए मध्यावधि चुनाव कराए गए थे 1980 में। ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, 12th क्लास की एनसीईआरटी।
और इंदिरा गांधी के द्वारा इसके बाद फिर जो इलेक्शन होते हैं वो विवाद के रूप में चिन्हित होते हैं और बाद में फिर आपातकाल की घोषणा भी की जाती है। 111 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व गृह सचिव के पद्मनाभ के नेतृत्व में भारत सरकार ने पुलिस सुधारों के लिए तीसरी समिति का गठन कब किया? 400। तो पूर्व गृह सचिव के पद्मनाभन के नेतृत्व में भारत सरकार ने पुलिस सुधारों के लिए तीसरी समिति का गठन कब किया गया था? 2000 में पुलिस सुधारों के लिए तीसरी समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था इसमें कि पुलिस एक्ट जो आया था वो कब आया था? पहले सबसे पहले भारत में 1861 में आया था, इसको ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 112 के अंतर्गत हम देखते हैं, एक कथन है कोई, किसने कहा है, हम देखेंगे इसको। तो इसमें जो कथन है उसको कहा गया है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने भारत के बारे में कहा, मैं मानता हूं कि यह काफ़ी दुखद है कि भारत के 600 मिलियन लोगों ने वो सारा अधिकार खो दिया है जो 1940 के दशक के बीच से ही उनके पास था। मैं विश्वास करता हूं कि अमेरिका में जिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हम जानते हैं वह भारत में जल्द ही स्थापित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेरोल्ड फोर्ड। गेरोल्ड फोर्ड ने एक टिप्पणी की है और मुझे लगता है कि ये जो टिप्पणी है संभवतः इंदिरा गांधी के जो आपातकाल वाला जो कालखंड है उससे रिलेटेड है। देखिए, कोई भी जब सरकार होती है, और जैसे वर्तमान में एनडीए की सरकार है जो कि बीजेपी पार्टी से है, और इस सरकार का जो एजेंडा है कहीं ना कहीं वो प्रत्येक सरकार कैसे होता है कि अपनी विपक्ष पार्टी को हमेशा टारगेट करके काम करती है। तो जैसे ये प्रश्न पत्र भी है, कहीं ना कहीं हमको राजनीति का पूरा उसमें दिखाई दे रहा है कि जैसे कि प्रथम गैर कांग्रेसी कर्नाटक सीएम को पूछना, उसके बाद इंदिरा गांधी संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक छुपा रहता है वो, इस प्रकार से पेपर बनाए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। क्वेश्चन 113 है, रेलवे के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए संघीय रेलवे प्राधिकार की स्थापना किसके अनुसार की गई? ऑप्शन 1813 का चार्टर एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा रेलवे के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए संघीय रेलवे प्राधिकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, जब साइमन डी, देखिए इसमें सिमोन दी बाउआ जो नारीवादी विचारक है वह दावा करती है कोई औरत के तौर पर पैदा नहीं होती बल्कि बनती है, तो बाउआ लिंग भेद की पहचान करती हैं, किस प्रकार से करती हैं? एक पहचान जो स्टाइलिस्ट कृत्यों के दोहराव हैं, जैव की अस्तित्व, समाज में देवी हस्तक्षेप द्वारा स्थापित पहचान, जुआ खेलने द्वारा स्थापित पहचान। तो किस तरीके से पहचान करती हैं? इसमें पता नहीं किस तरीके से इनने लिखा है, शायद इनकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो हिंदी में। देखिए, जैविक अस्तित्व तो होता नहीं है, सभी पुरुष और स्त्री समान होते हैं। देवी हस्तक्षेप का भी उसमें कोई रोल है रहता नहीं है भाई, देवी हस्तक्षेप थोड़ी ना है कुछ। जुआ खेलने द्वारा स्थापित पहचान, ये भी कोई नॉनसेंस है। लेकिन जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, एक पहचान जो स्टाइलिश कृत्यों के दोहराव से संबंधित है, यानी कि सामाजिक कृत्य के बारे में शायद वो कह रहा होगा कि जो समाज में काम डिसाइड किए जाते हैं उससे लिंग भेद की पहचान होने लगती है कि महिला ये वाले काम करेंगे, पुरुष ये वाला काम करेंगे, जिससे कि
नारियों का कहीं ना कहीं एक समाज में दोयम दर्जे का स्थान रहता है। क्वेश्चन नंबर 115, किस दिन ट्रिपल एंटेटे ने ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा किए गए आर्मेनियन जनसंहार की आलोचना की एवं इसे मानवता एवं सभ्यता के खिलाफ अपराध बताया? तो ऑप्शन है 17 नवंबर 1915, 13 दिसंबर 1916, 13 मार्च 1915, ऑप्शन है आपका 24 मई 1915। तो इसका जो लास्ट आंसर है ऑप्शन 4 इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, 1947 में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेहरू के नेतृत्व से जुड़ी घटनाएं हैं, तो कौन कौन सी घटनाएं हैं? 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग ने नेहरू को अध्यक्ष नियुक्त किया। 1958 में नेहरू ने चीन का दौरा किया और पंचशील पर हस्ताक्षर किए। नेहरू ने 3 आम चुनावों का सामना किया। 1952 में 5 IIT में से पहले की स्थापना हुई। 1950 में भारत ने नेपाल के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें आप देख रहे हैं कि पहला भी सही रहेगा, फिर आपका पंचशील पर हस्ताक्षर तो 1954 में किए थे, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन 3 आम चुनाव का सामना किया था, फिर ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, केवल दूसरा सही नहीं होगा। इस प्रकार से ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा, ACDE। ओके, 116 क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, भारत के निम्नलिखित मुख्य चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। ऑप्शन है MS गिल, TS कृष्णमूर्ति, T स्वामीनाथन, RBS वेरी शास्त्री, SL सकधर। इनको आरोही क्रम में लगाना है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4th CEDAB। पहले T स्वामीनाथन आएगा, उसके बाद SL सकदर आएगा, फिर आएगा RBS वेरी शास्त्री, फिर MS गिल, लास्ट में TS कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, 1961 में HN सान्याल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति की स्थापना किस पर विचार करने के लिए की गई थी? तो इसके जो ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय ने के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का परीक्षण करना, न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानूनों पर विचार करना, सर्वोच्च न्यायालय में अपील से संबंधित मामले देखना, जनहित याचिका की अवधारणा पर विचार किया गया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 1961 में HN सान्याल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति की स्थापना किस पर विचार करने के लिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून पर विचार करने के लिए की गई थी HN सान्याल की अध्यक्षता की समिति। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमारी अगली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको ध्यान रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं जो कि राजनीति विज्ञान संबंधित है एवं वर्तमान में MP सेट के लिए जो लाभदायक है, उसके लिए अन्य वीडियो भी उपलब्ध करा दी गई हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में देखें। 2022-2024 के जो MP सेट के एग्जाम हुए थे उनकी भी वीडियो उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कथन करने वाले क्वेश्चन है। इसमें कथन दिया है कि 1901 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हिमालय को पार करके तिब्बत पर कब्जा करना हमारे लिए पागलपन होगा। कारण है कि ब्रिटेन की नीति ने 1905 से 1911 के दौरान चीन को तिब्बत पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में काफ़ी सहायता की।
क्या हो जाएगा इसका भी? दोनों सही है या फिर एक गलत है, या दोनों गलत हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर की के अनुसार दोनों सही है, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ऐसा एनटीए ने इसको उत्तर माना है। चीन को तिब्बत पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में काफ़ी सहायता की। ये वाला ऑप्शन मुझे डाउट लग रहा है, हो सकता है कि आगे इसका कुछ ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं, अभी जो आंसर की आएगी। बाकी फिलहाल अभी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, किसने राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन बताया? ऑप्शन है जेम्स मिल, एडम स्मिथ, डेविड ईस्टन, जॉन लॉक। तो डेविड ईस्टन, जो कि व्यवहारवाद से संबंधित जुड़े हुए विचारक हैं, इन्होंने ही मूल्यों का आधिकारिक आवंटन राजनीति को बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 121, भीखू पारेख ने संस्कृति बहुसंस्कृतिवाद के संबंध में गहरा अध्ययन अपने किस कार्य में किया? मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप और लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरिज्म, डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह किया है इन्होंने रीथिंकिंग मल्टीकल्चरिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी में किया है। क्वेश्चन नंबर 122 है, कारण कथन है इसमें। क्वेश्चन है 1970 के दशक में फ्रेंच महिला अधिकारवादी फ्रांकोइस डियूवान के द्वारा नारी पर्यावरणवाद शब्द की खोज के बाद से यह नारीवादी सोच का एक प्रमुख पहलू बना हुआ है। नारी पर्यावरणवादी जलवायु परिवर्तन के खतरों के लिए जिम्मेदार है। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसमें पहला केवल ए सही है, जबकि आर सही नहीं है, क्योंकि महिलाओं के द्वारा जलवायु को संरक्षित किया जाता है, उनके लिए खतरा नहीं है ये, क्योंकि नारी जो है वो पर्यावरण से जुड़ी हुई होती है। वंदना सेवा भी इससे जुड़ी हुई है, पर्यावरण नारीवाद। क्वेश्चन 123 है, भौतिक दुनिया और प्राकृतिक संसाधनों को मानवीय जरूरतों एवं हितों के अधीन माना जाए, ऐसा विचार कहाँ उपयुक्त है? भौतिक दुनिया और प्राकृतिक संसाधनों को मानवीय जरूरतों एवं हितों के अधीन माना जाए, ऐसा विचार कहाँ उपयुक्त है? तो मानवीय जरूरतों के अधीन, यानी कि भाई मानव केंद्रवाद की ओर, क्योंकि मानव की ज़रूरतों के हितों को सारा जो भी काम है उसको केंद्र बना के किया जाए, ऐसा पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मानव केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, इसमें भी अभिकथन कारण है। तो तृतीय विश्व जो थर्ड वर्ल्ड है, इस शब्द को पूंजीवादी प्रथम विश्व या साम्यवादी द्वितीय विश्व के अंतर्गत नहीं आता। तृतीय विश्व शब्द 1990 के दशक में उभरा, मुख्यतः वैचारिक असर के कारण था। क्या उत्तर जाएगा इसका? तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला सही है, जबकि आर सही नहीं है, यानी कि अभिकथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। क्वेश्चन 125 है, पर्यावरण पर सम्मेलन बताए गए हैं और उनका मिलान करना है। तो आप देखें, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी पहला का है आपका तीसरा, और दूसरे का है चौथा, और सी का है आपका दूसरा।
और चौथे का है आपका पहला। आप इनको ध्यान से पढ़ लें। ओके, चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अगले वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे और पढ़ते रहिए। आगामी परीक्षा के लिए निरंतरता के रूप में प्रयास करते रहें। और चैनल नया है, इसमें हम आपको विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र, MPSC से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो अभी पेपर होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए वो भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप चैनल को सहयोग करें और आपके साथ जुड़े रहने के लिए वो ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ और अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।